हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एनपीसीआईएल का प्रीवियस ईयर पेपर। यह पेपर 9 नवंबर 2019 को कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे गए थे। टोटल यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया था। तो आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो आपका पेपर जो है हिंदी तथा इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, आवासीय भवनों में विद्युतीय वायरिंग स्थापना की लागत की गणना करने के लिए इनमें से किसकी गणना की जानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो है सभी विकल्प जो है सही हैं, यानी कि आवश्यक सामग्री की मात्रा की गणना करना चाहिए, सामग्री की में कितनी लागत आई है उसकी भी गणना होगी, और कितनी जो है मजदूरी गई है उसकी भी गणना की जाएगी। अगर आप किसी भवन की वायरिंग कराते हैं तो कितना खर्चा उसमें आया, ये सभी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है। यानी कि हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियोमीटर विधि जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर, ओम का नियम किसके लिए लागू होता है। ओम का नियम जो है किसके लिए लागू होता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेटेलिक कंडक्टर के लिए। किसके लिए? मेटेलिक कंडक्टर के लिए ओम का नियम जो है लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युतीय भू संपर्कन अर्थिंग सिस्टम के मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकल्पों में से सभी, यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर सत्य हैं। यानी कि अर्थ भू सातत्य चालक, दूसरा ऑप्शन है भू संपर्कन लीड, तीसरा ऑप्शन है भू संपर्कन इलेक्ट्रोड। तीनों यहाँ पर जो है करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पांचवा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, किसी क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां है यहाँ पर, चालक का प्रतिरोध इसकी अनुक्रमानुपाती होता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो करेक्ट आंसर है लंबाई की, यानी कि जितनी किसी भी चालक की लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। अगर चालक की लंबाई जो है कम होगी तो प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, रेक्टिफिकेशन इनमें से किस प्रकार का परिवर्तन है। यानी कि आप कह सकते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है। तो उसका काम होता है प्रत्यावर्ती, यानी कि एसी करंट को जो है डीसी में बदलना। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंडक्टिविटी यानी कि प्रवाहकत्व की एसआई यूनिट क्या है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मो बटे मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर, अल्टरनेटर के तुल्यकालिक को ओपन सर्किट वोल्टेज और लघुपथन धारा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समान क्षेत्र उत्तेजन के अनुरूप होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसके अनुरूप होता है, प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस के अनुरूप होता है। काफ़ी जो है यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा
यहाँ पर लेवल जो है इसका हाई रहता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, डीसी सर्किट से जुड़े जाने पर एक फैराड कैपेसिटेंस धारिता की रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात होती है। तो इसकी प्रतिघात कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, एक स्वचालित विद्युत इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिकल आयरन का ताप नियामक घटक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मोस्टेट। क्या है आंसर? थर्मोस्टेट जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, फ्लक्स घनत्व को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? फ्लक्स घनत्व को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है वेबर प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखेंगे। पूछा गया है, सिंक्रोनस मोटर में सॉफ्ट किससे बनी होती है? सिंक्रोनस मोटर की जो सॉफ्ट होती है वो किससे बनाई होती है? तो मृदु इस्पात की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? मृदु इस्पात की, यानी माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किसको किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों को। मूविंग आयरन की भांति जो है एमीटर और वोल्टमीटर दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितनी स्लिप रिंग होती हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो है कितनी स्लिप रिंग होती हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस चालक की प्रतिरोधकता निम्नतम होती है? निम्नलिखित में से किस चालक की प्रतिरोधकता जो है निम्नतम होती है? तो सबसे कम किसकी होती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, चांदी में जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सबसे कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, डीसी वोल्टेज को मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? डीसी वोल्टेज को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो मूविंग कॉइल मीटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। मूविंग कॉइल मीटर का प्रयोग जो है डीसी वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। एसी वोल्टेज को मापने के लिए एमीटर का यूज कर सकते हैं, वोल्टमीटर का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवृत्ति में वृद्धि होने पर परिपथ के धारिती प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? घट जाता है। प्रतिघात का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? सभी जानते हैं तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यंत्र के लिए रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया करते हैं। रेक्टिफायर मूविंग कॉइल अभी आपने देखा डीसी वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी वेवफॉर्म हेतु औसत मूल्य। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि एवरेज वैल्यू फॉर ऑल वेवफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है क्या कहलाती है? वह मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर है डीसी सीरीज मोटर। क्या कहलाती है? डीसी सीरीज मोटर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22,
श्रृंखला यानी कि सीरीज में जुड़े होने पर बराबर क्षमता के 4 कूलॉम के 4 संधारित्र कुल कैपेसिटेंस का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो सीरीज क्रम में जुड़े हैं तो 1/4 कर देंगे, 1/4 तो 4/4 आ जाएगा, 1 यहाँ पर कुल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसको जो है एनोड धारा के शून्य तक गिरने और डिवाइस द्वारा पुनः अपने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SCR के टर्न ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, लेंज का नियम जो है किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो करेक्ट आंसर है ऊर्जा के यानी कि एनर्जी के अनुरूप होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, सर्किट में आवृत्ति जिस पर अनुनादी होती है उसे क्या कहते हैं। सर्किट में द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑक्सर्स इन द सर्किट इज कॉल्ड। तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कहा जाता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन देखा। तो अगले वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।